Hello students, how are you? Today we are going to start class 10th biology portion and first chapter is life process. तो आज हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर को यहाँ पे डील करने वाले हैं, यहाँ पे समझने वाले हैं. ठीक है, देखिए हम लोग ये जो बायोलॉजी पोर्शन है 10th क्लास का, उसको बोर्ड लेवल पर तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, साथ साथ NTSC इन ओलंपियाड के लेवल पर हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं. तो थोड़ा सा हमें एनालिटिकल चलना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करने का थोड़ा जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू उसको बदलना पड़ेगा. ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, उसको एनालिस करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट लाइफ प्रोसेस. लाइफ प्रोसेस ये दो वर्ड से मिलकर आपका बना हुआ है. तो हम लोग पहले देखें प्रोसेस क्या होता है. तो प्रोसेस सिंपल मीनिंग ऑफ अ सीक्वेंस. ठीक है, हम लोग यूँ बोल सकते हैं कि आपके पास कुछ एक्शंस हैं, उसका आपने एक सीक्वेंस मेंटेन किया हुआ है. तो एक्शंस का सीक्वेंस हमारा जो होगा वो एक प्रोसेस होता है. तो प्रोसेस लाइफ का तो चल ही रहा है, पर वो किसी भी चीज़ का प्रोसेस हो सकता है. हम लोग बोले फूड प्रोसेसिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इट्स ऑल्सो ए प्रोसेस, या कोई भी एक तरह का प्रोसेस, बैंकिंग प्रोसेस, ठीक है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस. तो प्रोसेस बहुत चीज़ें होती है. तो अल्टीमेटली एक मीनिंग निकल के आता है कि एक्शंस का एक पूरा सेट है, एक सीक्वेंस है. प्रॉपर सीक्वेंस में अगर एक्शंस परफॉर्म होंगे तो दैट इज कॉल्ड प्रोसेस. तो क्या हमारी लाइफ में भी ये सारे प्रोसेस एक सीक्वेंस में फॉलो होते हैं? ऑब्वियसली, है ना. हमारी सारी सीक्वेंसेस का, सारे प्रोसेसेस का एक पूरा एक रेगुलेशन होता है. अगर वो रेगुलेशन फॉलो नहीं होगा तो हम लोग या तो अनहेल्दी हो जाएंगे, हमको कोई डिजीज हो जाएगी, ठीक है, या और ज़्यादा डेंजरस सिचुएशन हो सकती है. सो लाइफ प्रोसेस, आपको यहाँ पे एक डेफिनेशन दिख रही है, हम उसको डेफिनेशन को डिस्कस कर सकते हैं. ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ऑल द बेसिक फंक्शन, क्या बेसिक फंक्शन होंगे लिविंग के लिए? अगर आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो तो आपके अंदर क्या बेसिक फंक्शंस आप चल रहे हैं? ठीक है, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि आप 9th 10th 8th में इतना ओवरव्यू ले चुके हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में, सिर्फ अपने बारे में, कि हमारे अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा होम्योस्टेसिस होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम मिलकर एक कोऑर्डिनेशन में. तो बात फिर से वहीं पर आ गई, रेगुलेट करना है. रेगुलेशन मतलब कंट्रोल्ड, इन अ कंट्रोल्ड मैनर. तो हमारा कोऑर्डिनेशन जब सारे ऑर्गेनिज्म का होगा और उन ऑर्गेनिज्म के अंदर वो सारे प्रोसेस का जब कोऑर्डिनेशन हो जाएगा तो एक हमारा कंप्लीट एक सक्सेसफुल लाइफ प्रोसेस चलेगा. ठीक है, और हमारा लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाएगा. सो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे हमने इसमें डेफिनेशन में देख रहे हैं, ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द लाइफ. तो ये जो प्रोसेस है या जो फंक्शंस है, बेसिक फंक्शन, वो टेम्परेरी नहीं होते. वो टेम्परेरी नहीं कि कुछ टाइम स्पान के लिए होंगे, उसके बाद में वो उनको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं या वो हमारे अंदर से एब्सेंट हो सकते हैं. ऐसा नहीं होगा. वो सारे फंक्शंस, वो सारे प्रोसेस थ्रू आउट द लाइफ स्पान. अब किसी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पान 2 days है, किसी का 2 weeks है, किसी का 20 years है, ह्यूमन का 70 years एक एवरेज हम लोग लेके चलते हैं, 65 to 70 years का लाइफ स्पान होता है. ठीक है, टर्टल्स का लाइफ स्पान 200 years है. तो जो भी हमारा लाइफ का ड्यूरेशन है, उस पूरे लाइफ ड्यूरेशन में हमारे प्रोसेस कंटिन्यूसली चलेंगे और कंटिन्यूसली कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में चलेंगे, रेगुलेटेड फॉर्म में चलेंगे. ठीक है, तो आप यहां पे देख रहे हैं कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो क्या 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 कर सकता है? एबल टू. तो एबल टू हम लोग देख रहे हैं रेस्पॉन्ड, रेस्पॉन्स दे सकता है, रिस्पॉन्सिव होता है. अगर आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं या आपसे मैं बात कर रहा हूं तो आप कुछ लोग गर्दन हिला रहे हैं, कुछ लोग यस कर रहे हैं. ठीक है, या मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप मुझे उसका आंसर दोगे. या मैंने बोला कि प्लीज गिव मी मार्कर, तो आप मुझे मार्कर लाके दे रहे हो, क्योंकि आपने उस बात को सुना, उसका रिस्पॉन्स दिया. तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स देता है, रिस्पॉन्सिव होता है. तो इट इज एबल टू रिस्पॉन्ड. ग्रोथ, सेकेंड पॉइंट इज ग्रोथ. लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होना एक बेसिक फिनोमिना है, उसके अंदर ग्रोथ होती है. और वो ग्रोथ किस तरह से होती है, वो आपके लिए विजिबल ग्रोथ है या इनविजिबल ग्रोथ है, वो एक अलग क्राइटेरिया हो सकता है, बट ग्रोथ होगी. एग्जाम्पल के लिए एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि अमीबा है, अमीबा है ना, यूग्लिना, पैरामीशियम, बहुत सारे हमारे पास में ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल होता है जो यूनिसेलुलर है. उसका एक पर्टिकुलर सेल साइज होगा, जैसे हमारी आरबीसी का सेल साइज होता है. ठीक है, आपने पढ़ा होगा लार्जेस्ट सेल्स होती हैं, ऑस्ट्रिच की सेल्स होती हैं, उसके एग सेल्स होती हैं, तो उनका एक फिक्स साइज है. बट अगर वो एक सिंगल सेल है तो उसमें ग्रोथ किस तरह से होगा?
ठीक है। तो आप एक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं कि एक न्यूली फॉर्म्ड सेल होगा, उसके अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो इतना मैच्योर नहीं होते, तो धीरे धीरे कंप्लीट सेल बनने में भी उसकी ग्रोथ होती है। और अमीबा का जब डिवीजन होगा वो अपना जो रिप्रोडक्शन करता है, तो अपना रिप्रोडक्शन के टाइम पे वो फिशन टेक्निक यूज करता है, अपनी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो न्यूली फॉर्म्ड जो डॉटर सेल्स होती हैं तो वो भी प्रॉपरली मैच्योर नहीं है, तो उनमें भी ग्रोथ होगी। इवन हमारी जो सेल्स हैं, हमारी सेल्स के अंदर पूरा सेल साइकिल चलता है, रेगुलर उनके अंदर डिवीजन होता है, ब्रेक डाउन होता है, हमारी सेल्स डेड होती हैं और नई सेल्स बनती रहती हैं। तो ग्रोथ एक फिनोमिना है जो इनविजिबल भी हो सकता है और विजिबल भी। विजिबल के मतलब जब आप छोटे थे तो उसके बाद उस टाइम पे आपकी हाइट वेट कुछ अलग था और अभी आपकी लेंथ हाइट वेट कुछ अलग है, तो ये सब चीज़ें आपकी ग्रोथ को शो करती हैं। एक प्लांट है, प्लांट में भी हम लोग ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। एक न्यूली स्मॉल प्लांट हम लोग नर्सरी से लेके आते हैं, उसको हम लोग ग्रो करते हैं, तो आफ्टर सम डेज और मंथ्स और कपल ऑफ वीक्स के बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें ग्रोथ हो चुकी है, उसका वेट, उसका मास और उसका हाइट वगैरह जो बढ़ चुका है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसमें फ्रूट्स भी आने लगते हैं या फ्लावर भी आने लगते हैं। तो ये सब फिनोमिना, ये सारे प्रोसेस हमें क्या एक्सपांड कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि प्रोसेस एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है हमारी लाइफ का, जो हमारी बर्थ से लेके एक नेचुरल डेथ तक वो कंटिन्यू चलेगा, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास जो एक फिनोमिना है रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसी सिमिलर एक नई प्रोजेनी, एक ऑफस्प्रिंग, यानी कि अपने बच्चे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्शन, दोबारा से बनना। एक अमीबा था, उसने डिवाइड होकर 2 नई सेल्स बना दी, तो 2 न्यू अमीबास, तो रिप्रोड्यूस हुआ, ठीक है। ह्यूमन है, ह्यूमन के अंदर रिप्रोडक्शन होगा, तो एक न्यू जनरेशन, एक न्यू प्रोजेनी, एक न्यू ऑफस्प्रिंग वहाँ पे प्रोड्यूस होगी, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन से क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खुद तो अपनी लाइफ प्रोसेस कंप्लीट करता ही है, साथ साथ अपनी स्पीशीज को अपने इस अर्थ के ऊपर मेंटेन कर रखता है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलेंगे ह्यूमन जो स्पीशीज है वो 10,000 ईयर्स एगो डेवलप हुई थी, तो आज तक वो ह्यूमन स्पीशीज चली आ रही है। अमीबा, बैक्टीरियाज, ठीक है, एनिमल्स जो बहुत पुराने हैं, है ना, 1000 ऑफ ईयर्स पुराने आर्की बैक्टीरियाज होते थे, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। क्यों? वाया रिप्रोडक्शन। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करेंगे ताकि उनकी स्पीशीज मेंटेन रहें, उनकी लाइफ जो उनकी स्पीशीज है, उनकी जो पूरा एक हम लोग बोल सकते हैं उनका जो क्लासिफिकेशन, इनका जो पार्ट है, जैसे वो किसी पर्टिकुलर जीनस में आते हैं या किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आते हैं, तो वो अपनी स्पीशीज को मेंटेन कर रखते हैं। नेक्स्ट इज होम्योस्टेसिस। तो रिप्रोडक्शन तो हो गया बात की, अपनी प्रोजेनी की नंबरिंग, अपनी काउंटिंग कैसे बढ़ाना है, ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना अपना कुनबा कैसे बढ़ाना है, वो चीज़ हो गया। बट होम्योस्टेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक सिंगल ऑर्गेनिज्म के लिए। सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ स्पान के अंदर इसमें जो अपने सिस्टम को जो मेंटेन करके चलता है होम्योस्टेसिस के अंदर, तो होम्योस्टेसिस मतलब अपनी बॉडी टेम्परेचर, अपने रेगुलेशन को मेंटेन करके चलना। जैसे 2 तरह के एनिमल्स हमको दिखते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स एंड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ह्यूमंस, हम लोग किस तरह के एनिमल्स में आते हैं? तो हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। हमारा खून, हमारा जो ब्लड है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके चलता है, ठीक है। सर्दी के टाइम ऐसा तो नहीं है कि सर्दी के टाइम पे आपका जो बॉडी टेम्परेचर कुछ और होगा और गर्मी के टाइम पे आपका बॉडी टेम्परेचर कुछ और होगा। तो जनरल कितना होता है हमारा बॉडी टेम्परेचर? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आप लोग देखते हैं कभी फीवर आया होगा तो डॉक्टर या आपके घर पे थर्मामीटर जनरली अवेलेबल होते हैं, तो हमने उसको मुंह में रखा, उसको जब रीडिंग देखा तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो हमारे फैमिली मेम्बर्स बोलते हैं कि आप सही हैं, कोई बुखार नहीं है। और 98 से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा तो हम उसको बोलते थे बुखार है, फीवर है। तो ऐसा तो नहीं गर्मी आने पर हमारे अंदर हमेशा फीवर रहेगा, और जब ठंड आई, है ना, बड़ी कड़कती सर्दी पड़ रही है, उस टाइम पे आपका थर्मामीटर लगा के चेक किया या आपको घर से बाहर खड़ा करके टेम्परेचर चेक किया तो आपका टेम्परेचर डाउन हो गया। हाँ, जबकि जो लिजार्ड्स हैं, फिशेज हैं, स्नैक्स हैं, ये सब होते हैं हीट्रोथर्मल, यानी कि इनका जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। अगर सर्दी होगी, ठंडा पानी होगा, जैसे फिशेज हैं, तो सर्दी के टाइम पे उनका बॉडी टेम्परेचर कूल हो जाएगा, और अगर वहाँ पे हॉट होगा या गर्म होगा कोई एरिया तो वहाँ पे उनका टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंग बदल जाता है। तो होम्योस्टेसिस एक हमारा रेगुलेटरी पार्ट है हमारी बॉडी का, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है, सिंगल सेल से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक। उसके बाद में एनर्जी प्रोसेसिंग।
एनर्जी प्रोसेसिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एनर्जी नहीं होगी तो हमारी पूरी लाइफ किस तरह से मेंटेन होगी। अभी आप इस बोर्ड पे जो आप लास्ट टॉपिक देख रहे हैं ये हमारा जो क्वेश्चन है कि रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मॉलिक्यूलर मूवमेंट, तो हम लोग अल्टीमेटली कहाँ पे आने वाले हैं, एनर्जी पे। तो एनर्जी इज द बेसिक थिंग जिसके थ्रू हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं। हमारी सारा जो लाइफ प्रोसेस चल रहा है उसका बेस है एनर्जी। तो एनर्जी प्रोसेसिंग करना, एनर्जी प्रोसेसिंग कैसे होगी, ऑर्गेनिजम्स अपना फूड इंटेक करने का उनका जो भी मेथड हो, अपना फूड इंटेक करेंगे। उस फूड इंटेक करने के बाद में उस फूड को एसिमिलेट किया जाता है और उस फूड के थ्रू, उन न्यूट्रिएंट्स के थ्रू एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और वो एनर्जी हमारी लाइफ मेंटेनेंस के प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो हमें अपनी एनर्जी प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपके सामने एक टॉपिक को रखा है। हम लोग ये देखना चाहते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको हम लोग किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, किस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से हैं और नॉन लिविंग कौन से हैं, आप देख के पहचान सकते हो विजिबली। तो विजिबली केस में क्या होगा, है ना, जैसा आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, तो वो हम लोग एग्जांपल लेके चलेंगे साथ में। जैसे उनमें एग्जांपल है कि आपके पास जो डॉग है वो रनिंग कर रहा है, ठीक है, काऊ वो च्यूइंग कर रही है, कुछ चीज़ चबा रही है ना, उसने जो भी चारा खा रही है वो उसको चबा रही है। एक पर्सन है वो शाउटिंग कर रहा था, चिल्ला रहा था, है ना। या हम लोग हैं, बहुत सारे एग्जांपल है, जरूरी नहीं कि वो 3 एग्जांपल हम लेके चलें, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। मैं वॉकिंग कर रहा हूँ तो ये एक मेरा विजिबल मूवमेंट है कि हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं रनिंग का, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी जो अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है ना। बट अगर एक पेपर, है ना, एक पेपर, एक पीस ऑफ पेपर हमने लिया और वो कहीं पे पड़ा हुआ था और हवा चली और हवा के थ्रू वो उड़कर कहीं और चला गया, ठीक है, या उड़कर वो थोड़ा सा खिसक गया, तो क्या उसको हम लोग बोल सकते हैं कि लिविंग है? नहीं। इसका मतलब ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता कि अगर कोई चीज़ मूवमेंट कर रही है तो वो जरूरी नहीं है कि वो लिविंग होगी, ठीक है। तो इसी मूवमेंट को हम लोग समझते हैं कि मूवमेंट किस तरह से हो सकती है और उस मूवमेंट के बिहाफ पे क्या हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग जस्टिफाई कर सकते हैं। सो 2 टॉपिक हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों सुनने में एक जैसे लगते हैं, पर हम लोग इसको थोड़ा सा क्लियर कर लें कि ये क्या चीज़ें हैं। देखो, लोकोमोशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का या किसी भी सबस्टेट का अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह पे सिचुएट हो जाना, अपनी लोकेशन को बदल कर लेना, अपनी लोकेशन को बदल लेना, रीलोकेट हो जाना। तो जैसे मैं यहाँ पे अभी स्टैंड कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने मूवमेंट किया और मैं इस पोजीशन पे आ गया, तो मैंने अपनी लोकेशन चेंज कर ली, दैट इज लोकोमोशन होगा, ठीक है। इस लोकोमोशन को हम लोग मूवमेंट बोल सकते हैं, बट मूवमेंट एक अलग चीज है। तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया है लोकोमोशन का, ठीक है। अब हम लोग मूवमेंट को देखें तो मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मैंने अपने हाथों को ऐसा एक्सपांड किया, ठीक है, वापस श्रिंक किया, तो ये जो क्या है, ये मूवमेंट हो रहा है। बट क्या मैंने अपनी पोजीशन चेंज की, मैंने लोकेशन अपनी चेंज की? नहीं। तो मैं रिलोकेट नहीं हुआ, बस मेरे बॉडी पार्ट्स मूव हो रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिप्स हिल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मेरा लेरिंग्स हिल रहा है, मतलब कई सारी इस तरह की चीज़ें हैं। मेरी आइज लगातार ब्लिंक कर रही हैं आपको देखते हुए। तो मूवमेंट में लोकोमोशन इन्वॉल्व हो ये जरूरी नहीं है ना। हाँ, लोकोमोशन एक मूवमेंट हो सकता है कि हाँ जब चल के गए तो मेरी लेग्स मूव कर रही थी, उनकी हेल्प से मैंने अपने आप को रिलोकेट कर लिया, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। तो ये जो मूवमेंट है इसी को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझने जा रहे हैं। मूवमेंट किसका? लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का मूवमेंट। तो बॉडी मूवमेंट, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैंने हाथ एक्सपांड किए, वापस से श्रिंक किए, दैट इज माय बॉडी मूवमेंट, ठीक है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे लिप्स हिल रहे हैं, दैट इज माय बॉडी मूवमेंट। मैं आइज क्लोज ओपन कर रहा हूँ, ये मेरा बॉडी मूवमेंट है, जिसको देख के आप लोग बता सकते हो। तो दीज ऑल टाइप्स आर विजिबल मूवमेंट्स। बट मूवमेंट्स जो हैं वो विजिबल हो तो आप पहचान सकते हैं, बट अगर वो मूवमेंट्स इनविजिबल हो, इनविजिबल मूवमेंट्स, ये किस तरह की मूवमेंट्स होंगी? यानी कि आपके सामने ऑर्गेनिज्म है पर वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है, आप कोई उसके अंदर एक्टिविटी फील नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो वो क्या होगा? इनविजिबल मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपने देखा कभी बार कॉकरोच होते हैं या इस तरह के कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो जैसे लाइट हम लोग जलाते हैं या उसको हम लोग किसी चीज़ से टच कर देते हैं तो क्या होता है? वो एकदम से श्रिंक होके और बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में आ जाते हैं।
बिल्कुल नहीं हिलते, तो आपको थोड़ी देर लगेगा कि ये तो डेड की तरह लग रहा है, ठीक है। बट जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग घर पे सो रहे हैं, ठीक है, और सोते टाइम पे हमारे क्या होता है, ब्रीदिंग चल रही होती है, तो ब्रीदिंग के थ्रू हमारी जो चेस्ट पार्ट है वो हिल रहा है ना, हमारा पेट भी हिलता है सोते टाइम पे, तो हम देख के बता सकते हैं कि हाँ इसके अंदर मूवमेंट चल रही है, ठीक है। ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे मान लो एक पर्सन था और वो बेहोश हो गया, अनकॉन्शियस स्टेट में चला गया, ठीक है, अब उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं लिख रहा, बट क्या हम उसको बता सकते हैं कि ये जिंदा है या मुर्दा है, या लिविंग है नॉन लिविंग है, बता सकते हैं। डॉक्टर्स कैसे जा करके बताते हैं, डॉक्टर्स उसकी नब्ज देखते हैं, ठीक है, या फिर नोज के पास में फिंगर्स लेके आते हैं, तो फिंगर्स लेके आए, अगर ब्रीदिंग के थ्रू थोड़ा सा एयर एक्सचेंज हो रहा है तो वो बताता है कि यस अभी बेहोश है, इसका ऐसा कुछ नहीं हो। और अगर कोई डेड बॉडी होती है तो उसको कैसे चेक किया जाता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि उसको ब्रीदिंग के थ्रू चेक किया जाता है, या फिर उसकी बीट्स नापी जाती हैं, उसकी धड़कन देखी जाती है, और अगर तब भी ना हो तो पोस्टमार्टम के लिए जो होता है ना, फाइनली हम लोग उसको बोलते हैं कि यस दिस इज डेड, तो उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के थ्रू उसकी पल्सेस चेक की जाती है बहुत माइन्यूट लेवल पे, तब जाके हम लोग बता पाएंगे। तो विजिबल नहीं हो रहा है वो सब, ठीक है। तो ये इस तरह के मूवमेंट्स विजिबल या इनविजिबल भी हो सकती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब ये तो बात हुई हमारे एनिमल्स की, पर क्या प्लांट्स में इस तरह के मूवमेंट्स होती हैं, प्लांट्स के अंदर मूवमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट्स के बारे में, क्योंकि प्लांट्स के मूवमेंट को हम लोग कैसे जस्टिफाई करें, वो कहीं चल के तो जा नहीं सकते, वो लोकेशन तो करते ही नहीं है, रिलोकेशन नहीं हो पाता उनका, तो उनमें मूवमेंट किस तरह से होगी, ठीक है। तो प्लांट्स में देखिए आप लोग, प्लांट्स में आपको फर्स्ट टाइम भी बताया था कि जब ग्रोथ होती है तो वो अपना जो भी वेट है, अपना साइज है, अपना जो उसका जो हाइट है, वो सब चीज़ें के धीरे धीरे ड्यूरेशन के हिसाब से बदलती रहती हैं। एक पूरा कंप्लीट डेवलप्ड पेड़ था हरा भरा, उसमें से लीव्स टूट जाती हैं, फिर से नई लीव्स आती हैं, तो उसमें ग्रोथ के फॉर्म में मूवमेंट हो रहा है, या तो उसकी बॉडी मास बढ़ रहा है, हाइट बढ़ रही है, और अगर वो टोटली डेवलप्ड था तो उसके अंदर रेगुलर छोटी छोटी नई नई कोपलें या नई लीव्स, या जैसे हर साल मैंगो ट्री आप देखते हैं तो हर साल उसके अंदर फ्रूट्स आ रहे होते हैं, मैंगो फ्रूट्स आ रहे होते हैं, तो ये ग्रोथ का पार्ट है। इसके अलावा जो शूट्स एंड रूट्स होते हैं प्लांट के अंदर, शूट्स एंड रूट्स, ठीक है, जब छोटा सा हम लोग सीड जर्मिनेट करते हैं तो उसमें से एक तो ऊपर की तरफ एक हिस्सा निकलता है और एक छोटा सा हिस्सा नीचे रूट में जाता है, होता है ना स्प्राउटेड, आपने सीड्स देखे होंगे। तो ये इनका डायरेक्शन जो है कि वो अपराइट जमीन से बाहर ऊपर की तरफ निकलेगा और रूट्स अंडरग्राउंड जाएंगी, ये कैसे डिसाइड हुआ, तो इट्स ऑल्सो एट मूवमेंट, इट्स ऑल्सो टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग जियोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं कि जमीन के अंदर जाना, ठीक है, और फोटोट्रॉपिक मूवमेंट लाइट की तरफ बढ़ना, ठीक है ना, उसके ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट जाना, तो ये हमारा हो जाता है मूवमेंट। अच्छा, आपने छुई मुई का प्लांट देखा है, छुई मुई प्लांट होता है, उसके अंदर नेस्टिक मूवमेंट्स होती हैं, नेस्टिक मूवमेंट बोला जाता है, मतलब टच मी नॉट प्लांट होता है वो, आपने उसको टच किया उसकी सारी लीव्स श्रिंक हो जाएंगी और 15 to 20 मिनट्स तक वो ऐसे श्रिंक रहेंगी, उसके बाद वापस से वो फिर फैलेंगी, अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आएंगी। तो ये मूवमेंट है, इट मीन्स उसने रिस्पॉन्ड किया है, आपने उसको टच किया था, उसने रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। आपके पास एक पेड़ था, उसके आपने स्टेम पे जाके एक्स के थ्रू एक बड़ा सा कट लगा दिया, तो आप कुछ दिनों बाद देखेंगे उसके ऊपर वापस से एक नई उसके ऊपर स्किन आ जाती है हार्ड सी, और कभी कभार कुछ के अंदर वैक्स या गम भी निकलता है। तो ये क्या हो रहा है, हमने उसके ऊपर किसी तरह का एक्शन किया था एक्स के थ्रू, तो उसका उसने रिस्पॉन्स दिया, तो ग्रोथ किया, उसने अपने वाउंड को, अपने जख्म को फिल किया है, ठीक है। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे चीज लिखी हुई है, ब्रीदिंग में प्लांट भी लिखा हुआ है, तो क्या प्लांट्स भी ब्रीदिंग करते हैं, प्लांट्स ब्रीदिंग, है ना, सोचने वाली बात है, प्लांट्स कैसे सांस लेते होंगे, है ना। बट प्लांट्स के अंदर जो दो इंपॉर्टेंट फिनोमिना होते हैं, फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब अपना फूड खुद बनाना, तो वो लाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं, ठीक है, ग्रीन पार्ट के थ्रू, और उसके साथ साथ ब्रीदिंग भी करते हैं। ब्रीदिंग क्यों जरूरी है ना, ब्रीदिंग करेंगे उनका खुद का डेवलपमेंट, भाई कोई भी प्लांट है, ठीक है, वो हमें तो कुछ एनर्जी दे रहा है, हमें तो फूड दे रहा है, हमें फूड प्रोवाइड कर ही रहा है, पर उसकी खुद की रिक्वायरमेंट, उसकी खुद की ग्रोथ के लिए तो उसको फूड की जरूरत पड़ेगी ना, तो हमें रेस्पिरेशन के थ्रू हमारी एनर्जी मिलती है ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तभी तो हमें एनर्जी मिलती है। हाँ, ये एक हमारे लिए मिसकंसेप्शन होता है कि हमें खाने से एनर्जी मिलती है, हमें कभी भी फूड से एनर्जी नहीं मिलने वाली। फूड से एनर्जी तब मिलेगी जब आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, और ऑक्सीजन और फूड का जब ग्लूकोज का रिएक्शन होगा तब जाके एनर्जी बनेगी। तो एनर्जी प्रोडक्शन इज ए पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन,
नॉट डाइजेशन। हाँ, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। रेस्पायरेशन होगा तब आपको एनर्जी मिलेगी। आपने फूड खा लिया और पता लगा कि आपको ऑक्सीजन हमने बंद कर दी, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, तो एनर्जी छोड़ो, आपको जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ऑक्सीजन आएगी, फूड मिलेगा, मर्ज होगा, उसके बाद जाके रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन, है ना। उसके बाद जाके आप लोग उस फूड को कंज्यूम कर पा रहे हो, एनर्जी बना पा रहे हो। तो इसी तरह से हमारे जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स अपनी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, खुद के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपना जो वेट है, अपना जो मास है उसको गेन करने के लिए, या आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल, एक फ्रूट होता है, तो फ्रूट का साइज इंक्रीज कैसे होगा? पंपकिन इतना बड़ा साइज आपने जनरली देखा है, तो इतना बड़ा साइज कैसे ऑक्यूपाई करेगा? उसमें वो सारा वेट कहाँ से आएगा? तो वो रेस्पायरेशन कर रहा है, अपने लिए भी फ्रूट बना रहा है ना, सिंथेसिस कर रहा है, फूड भी बना रहा है, और अपनी जो रेगुलेशन चल रहा है उसके लिए अपनी एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब प्लांट्स भी ब्रीथिंग करते हैं, उसमें भी रेस्पायरेशन होता है। या आप नीट के अंदर जब चैप्टर्स आते हैं तो वहाँ पे आपको क्रिस्टल क्लियरली अलग से एक सेपरेट चैप्टर मिलेगा, प्लांट रेस्पायरेशन या रेस्पायरेशन इन प्लांट्स के नाम से। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग देख चुके हैं कि ब्रीदिंग जो था ये किस तरह से हम लोग क्राइटेरिया मान के चल रहे थे किसी एनिमल्स का कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो अगर ब्रीदिंग कर रहा है तो ऑब्वियसली वो लिविंग है, बट पॉइंट क्या था कि वो विजिबल है क्या? तो ब्रीदिंग विजिबल हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि एनिमल्स के अंदर आप ब्रीदिंग को विजिबल देख पाते हो, हमारा जब लंग्स हिलते हैं तो हमारी बॉडी भी हिलती है, हम लोग सांस लेते हैं। तो जबकि प्लांट्स में ऐसा नहीं होगा कि आप विजिबली देख पाओ कि हाँ ये लोग ब्रीथ कर रहे हैं, प्लांट्स ब्रीथ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। चलिए आगे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं, उसका जो नाम है वो है मॉलिक्यूलर मूवमेंट। मॉलिक्यूलर मूवमेंट, तो बॉडी मूवमेंट जब हो रहा है तो बॉडी मूवमेंट कैसे होगा? ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को आप समझिए, बॉडी मूवमेंट कैसे होगा? तो मैंने बोला कि मैंने अपने हाथ को इस तरह से राइट डायरेक्शन में एक्सपांड किया, इस तरफ में लेके गया, तो वहां तक जाने के अंदर मेरी मसल्स ने काम किया ऑब्वियसली, है ना, मेरी बोन्स और मसल की हेल्प से मेरा हाथ वहां तक पहुंचा। बट अगर हम इसको रूट लेवल पर देखें तो मेरी मसल्स किससे बनी हुई है? सेल्स के थ्रू। ठीक है, तो कोई भी हमारा बॉडी पार्ट किससे मिलकर बना हुआ है? सेल्स के थ्रू। तो वो सेल्स ही इनडायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि वो सेल्स के थ्रू ही हमारा पूरा मूवमेंट होगा। इसको हम लोग एक बार समझ लें, हमारी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी बॉडी की हायरार्की को, किस तरह से हमारी बॉडी बनी हुई है, बिल्कुल रूट लेवल पर हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है वो लेके चलते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ ना, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थी, तो सेल है, उसकी डेफिनेशन में यही है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, सबसे छोटी है। यानी आप लोग पढ़ते हैं कि उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, पर यहाँ पे आपको एक अलग चीज देखने को मिल रही है। ठीक है, तो बॉडी हमारी किससे बनी हुई है? ऑर्गन सिस्टम्स के थ्रू। ऑर्गन सिस्टम किससे बने हुए हैं? ऑर्गन्स के थ्रू। ऑर्गन सिस्टम जैसे एग्जांपल के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपका बक्कल कैविटी, माउथ, ठीक है, टीथ हो गए आपके, उसके अलावा आपकी टंग हो गई, है ना, इसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, लीवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गई, ये सारी चीजें मिलकर, ये सब ऑर्गन्स हैं, ये सब ऑर्गन्स मिलके हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स, और ऑर्गन किससे बनेंगे? टिश्यूज से। टिश्यूज क्या होते हैं? तो टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरली वो सेम होंगी, उनका फंक्शन सेम होगा, उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सेम होगा, तभी तो हम लोग बोलेंगे रिलेटेड सेल्स का जो ग्रुप है वो तो टिश्यू होता है। तो टिश्यू फर्दर किससे बना हुआ है, किससे डेवलप्ड है? सेल्स के थ्रू। तो सेल्स एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स मिलकर एक टिश्यू बना देंगे, वो टिश्यू मिलकर ऑर्गन बना देंगे। ठीक है, अब सेल्स को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो आपने 8th में और 9th में दोनों क्लासेस में सेल के बारे में पढ़ा हुआ है। सेल में 9th में काफ़ी डिटेल में वो सब चीज़ें थी, तो आपने सेल के सेल ऑर्गेनेल्स पढ़े थे। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ठीक है, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, लाइसोसोम, सेंट्रियोल्स, इस तरह के बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स थे। तो सेल के अंदर भी कई सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, और वो सारे पार्ट्स किससे बने हुए हैं? एक माइटोकॉन्ड्रिया किससे बना है, या राइबोसोम किससे बना है ना। तो अगर हम लोग इस तरह से उसको फर्दर डिवाइड करते जाएं तो हम लोग लास्ट एक डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं, लास्ट एक सिचुएशन में पहुंचते हैं, वो है हमारे पास में मॉलिक्यूल्स, और इसको आगे मैंने लिखा हुआ बायोमॉलिक्यूल्स, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए मॉलिक्यूल जो है उनसे मिलकर हम लोग बने हुए हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, आपसे बोला जाए सर ये पेन, तो ये भी मॉलिक्यूलर लेवल बना हुआ है, बट दीज आर नॉट बायोमॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली हमारे अंदर, जिनके थ्रू हमारी बॉडी बनी होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारी जो बॉडी कितनी भी
बड़े लेवल पे हमारी बॉडीज होती है, जायंट एनिमल्स हो सकते हैं जस्ट लाइक व्हेल, एलिफेंट, जिराफ, इतने बड़े बड़े जो एनिमल्स हैं उनमें भी सेल्स ही मिलने वाली है। उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट सेल्स होगी। सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे और ऑर्गेनेल्स अल्टीमेटली मॉलिक्यूल से मिलकर बने होंगे। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैंने मॉलिक्यूलर मूवमेंट वर्ड लिखा था वो उसका इस पूरे चैप्टर से क्या रिलेशन है। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहाँ पे होता है? एट सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल पे वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट हमारा वर्क करता है। कुछ क्वेश्चंस के फॉर्म में मैंने यहाँ पे आपको एक टॉपिक को समझाने की कोशिश की है। क्वेश्चंस के हम लोग आंसर देते जाएंगे। हमारा एक खुद इंटरेक्टिव सेशन है ये, एक तरह से हम क्वेश्चन पूछेंगे, उसके आंसर देंगे, तो हमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाउ, वाई, व्हेन, व्हाट, सब इस तरह की है ना, तो इसको समझते चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, वाई मूवमेंट इज नेसेसरी। हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल्स के भी अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें मूवमेंट क्यों होगा? बना दिए, ठीक है, छोड़ो, बट एक्सचेंज तो करना पड़ेगा आपको। जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सचेंज करना पड़ेगा, इंटरेक्शन करना पड़ेगा। सो बेसिकली आवर बॉडी इज ए ओपन सिस्टम विच इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। होता है क्या? ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन आप कहां से ले रहे हो? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। फूड कहां से ले रहे हो आप? एनवायरनमेंट से। तो हमारी बॉडी ओपन सिस्टम है, हमें इंटरेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो मूवमेंट बहुत जरूरी है। तो किस लिए जरूरी है? एक्सचेंज सबस्ट्रेट्स। सबस्ट्रेट्स किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाता हूं मैं। एक सेल की हम लोग बात करें, सेल में जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ, उसकी कई सारी स्टेजेस होती हैं। गैस हो सकती है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। तो किसी सेल के अंदर इस तरह के सबस्ट्रेट्स का एक्सचेंज हो सकता है क्या? गैस का एक्सचेंज होगा। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। फूड को डाइजेस्ट करना है, एनर्जी प्रोडक्शन करना है। एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए आपको ऑक्सीजन ही जरूरत पड़ेगी। आपको फूड को ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। एक्चुअली डाइजेशन क्या हो रहा है? अगर हम लोग बोले डाइजेशन क्या है, एनर्जी प्रोडक्शन क्या है, तो हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आप फूड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन जरूरी है हमारी सेल्स के अंदर। अब ये जो ऑक्सीजन है वो हमारी सेल में पहुंचेगी कैसे? ठीक है, या हमने जो खाना खाया वो हमारी सेल तक कैसे पहुंचेगा? तो आप बोलोगे सर सर्कुलेटरी सिस्टम के, ब्लड के थ्रू। तो ब्लड ऐसा तो नहीं सेल के अंदर जाके उसकी एक डक्ट खुल रही हो, एक सेल के अंदर ब्लड वेसल जाके ओपन हो रही है, ऐसा नहीं होता ना। तो वो जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं या हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी वॉल के थ्रू हमारी गैसेस का एक्सचेंज होगा, हमारे ग्लूकोज का एक्सचेंज होगा, और तब जाके वो सेल के अंदर एंटर करेगा और वो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करेगा। एक बार अगर वो बेसिक फंक्शंस हो गए, उन बेसिक फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म, है ना। मेटाबॉलिक रिएक्शंस इनसाइड द सेल्स, इवन इनसाइड द सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। राइबोसोम हमारा जो फैट सिंथेसिस करता है। ईआर जो हमारी होती है वो प्रोटीन सिंथेसिस करती है, रफ वाली, ठीक है। लाइसोसोम जो होते हैं वो हमारे जो वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको वो कोलैप्स करते हैं, उनको खत्म करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास में गैस का एक्सचेंज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है सॉलिड। तो सॉलिड का एक्सचेंज हो सकता है क्या? हाँ, ह्यूमन बॉडी में एक्सचेंज नहीं होता है, बट अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अमीबा अपना फूड इंटेक किस तरह करेगा? तो मैं आपको छोटा सा डायग्राम से समझा देता हूं। अमीबा अपना फूड इंटेक कैसे करेगा? तो आप देखिए, ऐसा होता है शेप अमीबा का। अमीबा का कोई शेप ही नहीं होता, इरेगुलर शेप होती है। तो आप जैसा भी बना दोगे ना, सब अमीबा है। अब अमीबा, इसके पास आप मुंह देख रहे हो, इसका कहीं फेस हो, इसके लिप्स हो, और ये कहीं से ऐसा फूड को इंजेस्ट कर पाए, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। न्यूक्लियस और इसकी ये सेल मेम्ब्रेन। अब यहां पे एक फूड पार्टिकल पड़ा हुआ है। इस फूड पार्टिकल को इसको सेल के अंदर लेना है। क्या करोगे? फूड पार्टिकल है, सॉलिड है, तो कैसे लेगा? तो इसके लिए क्या करता है, ये सूडोपोडिया डेवलप करता है ना, अपने साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के थ्रू। अब देखो यहां भी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मैंने नाम लिया। तो इस तरह से अपनी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करेगा, अपनी सेल को इस तरह से एक्सटेंड करेगा, एक ग्रिप बनाएगा, और वो उस फूड पार्टिकल के सराउंडिंग में लेके जाएगा। धीरे धीरे ग्रिप आगे बढ़ती जाएगी, और इस तरह से ये ग्रिप आगे बढ़ गई। और क्या किया? फाइनली इसने उस फूड पार्टिकल को अपनी बॉडी के अंदर
एंटर करा दिया। तो ये फूड लेने का तरीका है। इट मीन्स सेल के अंदर फूड जा सकता है वाया द दिस मेथड, है ना। नेक्स्ट इज लिक्विड्स। लिक्विड्स का भी इंटरेक्शन होता है क्या? लिक्विड्स का भी हमारी सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू एक्सचेंज होता है क्या? यस। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू, है ना। गैसेस का भी डिफ्यूजन होता है और साथ साथ जो लिक्विड्स हैं वो भी डिफ्यूज हो सकता है। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी सबस्ट्रेट का मूवमेंट एक मेम्ब्रेन के थ्रू। आगे हम लोग देखने वाले। तो एक्सचेंज ऑफ सबस्ट्रेट हमने कर लिया, उसके बाद आता है वियरिंग एंड टेयरिंग। तो ये भी जरूरत है एक बॉडी के अंदर या कोई भी चीज़ है उसके अंदर मेंटेनेंस तो जरूरी होता है। वियरिंग टेयरिंग अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पान, जैसे जैसे हमारी लाइफ आगे बढ़ती है तो उसके साथ साथ क्या होगा, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस, कुछ ना कुछ डैमेज चलते रहते हैं। हमारी सेल्स भी रेगुलरली डैमेज होती रहती है। हमारा जो ब्लड होता है वो आपको पता होगा कि, है ना, कि उसके अंदर जो हमारी आरबीसी ब्लड सेल्स होती हैं, जो भी तरह की सेल्स होती हैं, उनका लाइफ स्पान होता है। उस लाइफ स्पान को खत्म होने के बाद में उनको खत्म होना पड़ेगा और नई सेल्स बनेगी। तो रेगुलरली हमारे अंदर ब्लड बनता रहता है, तभी तो हम लोग ब्लड डोनेट कर पाते हैं। ब्लड डोनेट किया और कुछ दिन बाद में आपका वो ब्लड वापस बन जाएगा। तो डैमेज हुआ तो उसको हमने रिकवर किया, है ना। तो रेगुलरली हमारे अंदर इस तरह से सेल्स डिस्ट्रॉय होती रहती है, बनती रहती है, तो हमारा डैमेज कंट्रोल है। तो वियर एंड टेयरिंग हम लोग कर रहे हैं। इस वियर एंड टेयरिंग के लिए भी हमको क्या पड़ेगा, एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ेगी सबस्ट्रेट्स की, यानी कि हमारे अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर मूवमेंट जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो साथ साथ हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लें। वायरस के लिए कंट्रोवर्सी चली आ रही है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, वो कंट्रोवर्सी क्या है? कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि वो लिविंग है और कुछ बोलते थे वो नॉन लिविंग है। ठीक है, तो ये अभी तक हमने जो चीज़ें समझी हैं, तो क्या हम लोग इसका आंसर दे सकते हैं? अब लोग वी आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। किस तरह से कि सर आंसर दे तो पाएंगे पर हमें ये तो पता हो कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है ना। तो उसको हम लोग क्या समझ लेते हैं, है ना। पहले इसका आंसर मैं बता दूं आपको। वायरस नॉन लिविंग और लिविंग दोनों तरह से होता है। यस, हाँ, दोनों तरह से होता है। ये नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मैंने आपको लिखा हुआ है नो मॉलिक्यूलर मूवमेंट, मतलब जब ये किसी भी होस्ट सेल, जिस सेल को इन्फेक्ट करना था, जब तक किसी भी सेल से बाहर है तो ये डेड सेल की तरह ट्रीट करता है, डेड ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट करता है। इसके अंदर कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता। पर जैसे ही ये किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करता है, होता ना वायरल इन्फेक्शन, वायरल कोरोना वायरस इन्फेक्ट बॉडी के अंदर एंटर कर गया, कोई भी रूट हो सकता है। जब बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो वहां जाके फिर ये लिविंग बन जाता है, उसकी बॉडी, होस्ट बॉडी के सेल्स को यूज करता है और फिर इसके अंदर वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट स्टार्ट होंगी, अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा। और पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया तो वायरल इन्फेक्शन के जिस भी तरह का वायरस था वो अपना इफेक्ट दिखा देगा और वो इफेक्ट आपके लिए फिर बाद में विजिबल हो जाते हैं, है ना। तो वो इफेक्ट विजिबल है, पर हमारा जो वायरस था वो एक बहुत छोटा सा ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, है ना। तो आपको माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखना पड़ सकता है, इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज हाउ मॉलिक्यूल मूव्स, है ना। तो हमने यहाँ तक सारी बातें कर ली कि मॉलिक्यूल्स मूवमेंट क्यों जरूरी है, क्या होता है, पर ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट होगा कैसे, है ना। तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट करने के लिए हमारे पास में ये 3 मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट क्या होगा? विद इन ए सेल, ठीक है, मान लो ये हमारे पास जो सेल है, ये अमीबा की सेल ना लेके हम लोग अपनी सेल बना लें, ठीक है, ये हमारी सेल है ना, ठीक है, कोई भी इस तरह की सेल। अब इसके अंदर ये जो पूरा व्हाइट स्पेस आप देख रहे हैं न्यूक्लियस के अलावा, दैट इज न्यूक्लियस, इसके अलावा जो भी आप व्हाइट स्पेस देख रहे हैं ये क्या होगा? इसका साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर सेल की मेम्ब्रेन या सेल वॉल हो सकती है, प्लांट सेल्स हैं, उसमें न्यूक्लियस, उसके अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी मूवमेंट चल रहा होता है। ऑक्सीजन जब आएगी तो वो जब यहाँ से ऑक्सीजन एंटर की मेम्ब्रेन से, उस ऑक्सीजन का क्या करना है? अगर यहाँ से ग्लूकोज एंटर किया तो उसका क्या करना है? ठीक है, कुछ और ऐसा एलिमेंट यहाँ पे एंटर हुआ तो उसका क्या करना है? और किस तरह के वेस्ट मटेरियल्स को यहाँ से निकालना है तो वो बाहर हो जाएगा। प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो वो कैसे करना है? तो उसके लिए क्या हो रहा है? हमारे पास पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनेल्स अवेलेबल है। इट मीन्स देर इज इंटरेक्शन बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स, देर इज ए मूवमेंट ऑफ एलिमेंट्स अमंग द सेल ऑर्गेनेल्स। तो 2, 3, 4 जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी रिलेटेड ऑर्गेनेल्स हैं, उन सब के अंदर क्या होगा? इन मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा एज पर रिक्वायरमेंट।
टू रेगुलेट अवर बॉडी फॉर और मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म को कंटिन्यू मेंटेन करने के लिए हमारे पास क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। तो ये तो हो गया विद इन द सेल, बट सेल से बाहर से अगर हम लोग इंटरेक्शन की बात करें तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन तो हमारी सेल के अंदर जब मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, साइटोप्लाज्मिक क्या था, सेल के अंदर का मूवमेंट सारा साइटोप्लाज्मिक था, बट डिफ्यूजन क्या होगा, एक सेल के बाहर से कोई चीज जब एंटर करेगी तो वो डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू करती है ना। तो डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन, किसी सबस्ट्रेट का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एंटर करना। जैसे ये हमारी बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, और हम लोगों ने ऑक्सीजन का इंटेक किया, तो जब हमने इनहेल किया था उस टाइम तक हमारे पास CO2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा था। तो CO2 का कंसंट्रेशन जब बाहर ज़्यादा था, है ना, और अंदर कम था, तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन कम थी, तो क्या हुआ, हमारे एनवायरनमेंट से क्या होगा, हम लोग CO2 तो लेंगे नहीं। ठीक है, ये बहुत अच्छी चीज़ हमारे पास सामने आई है। अगर CO2 बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है तो CO2 अंदर जाएगी क्या, नहीं। ऐसा क्यों, कोई आंसर आपके पास का, कि सर आप बोल रहे हो हाई कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ जाती है, बट CO2 क्यों नहीं जा पा रही, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन्स सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। सेलेक्टिवली वेस्ट मटेरियल को अंदर नहीं आने देना। हाँ, वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर जा सकता है, उसको बाहर हम लोग भेज सकते हैं। तो अगर ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा थी तो वो तो अंदर आ जाएगी, है ना, और अगर अंदर CO2 ज़्यादा बनी तो बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरह से जो सेलेक्टिवली हमारा जो इंट्रैक्शन होता है ड्यू टू डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जब भी वर्ड आएगा तो ये समझने में बिल्कुल डिफ्यूजन जैसा है, बट यहाँ पे आप जो इसकी डेफिनेशन है उसमें किसी भी सबस्टेट का नाम हटाकर क्या करेंगे, वाटर कर देंगे। तो बेसिकली ऑस्मोसिस इज ए मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पानी प्योर वाटर होगा वो किसी और चीज़ को इम्प्योर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, मम्मी आटा गूंथती हैं आपके घर पे, तो आपने पानी लिया और जग से डाला, तो उसने क्या करा, एक जगह पे डालती हैं वो, बीच में डाला, पर वो क्या हुआ, धीरे धीरे आप उसको छोड़ दोगे तो वो पूरे आटे के अंदर धीरे धीरे फैल के उसको गीला कर देगा। ठीक है, तो पानी क्या होता है, इस तरह से इसका जो मूवमेंट है वो हमारा होता है ऑस्मोसिस। तो पानी प्योर वाटर से इम्प्योर वाटर की तरफ हमेशा चलता है। तो हमारी बॉडी के लिए वाटर भी जरूरी है ना, ऑस्मोसिस बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि हमारी जो सेल्स हैं उसको क्या जरूरी है, उसके लिए क्या क्या जरूरी है, ऑक्सीजन इंटेक होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो फूड है, डाइजेशन हमने किया, हमारा जो लास्ट जो प्रोडक्ट बना था ग्लूकोज, वो ग्लूकोज हमारी सेल के लिए जरूरी है, और साथ साथ वाटर। अगर इन सेल्स को वाटर नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, हम लोग डिहाइड्रेट हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। होता है ना, जब हम लोग गर्मी के टाइम में हम लोग पानी नहीं पी पाते तो बोलते हैं कि आप लोगों में डिहाइड्रेशन हो गया है। तो इस तरह का ये डिहाइड्रेशन सेलुलर लेवल तक पहुंच जाता है। इसका सिम्टम आपको बताऊं, बहुत अच्छा, हमको चेक करना है किसी की बॉडी में डिहाइड्रेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर आप किसी पर्सन को देखोगे डिहाइड्रेटेड को, उसकी आप स्किन ऐसे पुल करोगे और जब उसको आप छोड़ोगे, अगर वो प्रॉपरली स्किन अपनी पोजीशन पे चली गई, इट मीन्स वो पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं है, वो दैट इज हाइड्रेटेड। और अगर स्किन के अंदर थोड़े से रिंकल्स आ गए तो वो एक बहुत सिंपल सा एक टेस्टिंग है कि जिसको हम लोग पहचान सकते हैं कि बॉडी डिहाइड्रेटेड है या नहीं, है ना। तो आपको पता है हमारे लिए पानी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गन के अंदर ये मूवमेंट्स क्यों जरूरी है ना, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स। तो वो साइटोप्लाज्मिक विद इन द साइटोप्लाज्म, विद इन द सेल होगी, या फिर सेल के आउटसाइड से कोई मटेरियल अंदर आएगा, या सेल के अंदर से कोई मटेरियल बाहर जाएगा। यूजफुल मटेरियल एंटर करेगा और वेस्ट मटेरियल को हमें बॉडी से बाहर निकालना पड़ेगा, वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रीशन करना पड़ेगा। और ऑस्मोसिस स्पेशली हमारा पानी का मूवमेंट है। तो जितने भी हमारे पास एसेंशियल चीज़ें हैं हम उनका इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो आपको चीज़ समझ में आती जा रही है, आपस में कॉरेलेशन आपको दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्या था, वो मूवमेंट क्यों ज़रूरी है, और वो ज़रूरी किस लेवल पर आके हमने उसको देखा, साइटोप्लाज्मिक, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सब चीज़ें हो पा रही हैं हमारी एनर्जी प्रोसेसिंग करने के लिए, इसलिए ज़रूरी है। हमारा एक्सचेंज सबस्ट्रेट हो रहा है, हमारा वियर एंड टेयरिंग हो रहा है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म मॉलिक्यूलर मूवमेंट। ठीक है, हमने सब बात की, हमने डाइजेशन किया, ऑक्सीजन ली, ब्रीथिंग की, रेस्पिरेशन किया, एक्सक्रीटरी सिस्टम था, बॉडी का सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा है, मूवमेंट हो रही है, पर मूवमेंट के लिए एनर्जी तो चाहिए। मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से चलो और बूंदी तक चले जाओ आप, तो आपको एनर्जी तो चाहिए ना, मूवमेंट के लिए एनर्जी चाहिए। तो हमारी जो छोटी छोटी सेल्स हैं, ठीक है बहुत छोटी हैं, माइन्यूट सेल्स हैं, उसके अंदर भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं मॉलिक्यूलर लेवल पर तब भी इसके लिए एनर्जी तो चाहिए।
आपने पढ़ा ना, इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन, ये सब चीज़ें। तो जब अपनी स्टेजेस के अंदर ही कम ज़्यादा होते हैं, वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का जो पार्ट आता है, तो एनर्जी की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है ना। तो इसी तरह से हमारे पास मॉलिक्यूलर मूवमेंट करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स का आपने मूवमेंट किया, पर ये एनर्जी कहाँ से आएगी? इस एनर्जी को हमें फूड से लेना पड़ेगा, फूड से, न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। तो हमारा जो चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ये जो पूरा लाइफ प्रोसेस है वो क्या है, उसमें हमारा सब फर्स्ट टॉपिक ये न्यूट्रिशन। और ये जब न्यूट्रिशन मिल जाएगा तो हमारी लाइफ प्रोसेस की सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो हमारा रेस्पायरेशन हो, हमारा डाइजेशन हो, हमारा एक्सक्रीशन हो, हमारा ब्लड सर्कुलेशन हो, ये सब चीज़ें तभी परफॉर्म कर पाएंगे। तो फाइनली हमें एनर्जी चाहिए फूड के थ्रू। बट एक चीज़ आपको दोबारा से ध्यान रखनी है कि जो एनर्जी मिलती है वो डाइजेशन से नहीं मिलेगी। किससे मिलेगी? हाँ, रेस्पायरेशन। जब तक आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं हो पाएगा, तब तक आपको एनर्जी नहीं मिल सकती। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स या फूड, मतलब आपसे बोला जाए कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, तो न्यूट्रिएंट्स वो एसेंशियल एलिमेंट्स है जो हमारी बॉडी के लिए चाहिए, एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स क्या करेंगे? एज ए फूड हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे और हमें डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। ये हमारे पास मेजर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। और जो हमारे पास में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें हमारे पास आते हैं वाइटामिन एंड मिनरल्स और वाटर भी। तो वाइटामिन और जो हमारे पास मिनरल्स हैं, ये जस्ट लाइक एलिमेंट्स होते हैं, इनको हम लोग कभी डाइजेस्ट नहीं करेंगे, इनको हम लोग डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। और हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़, हमारे रेगुलेटरी मूवमेंट्स के लिए वाइटामिन एंड मिनरल्स ज़रूरी हैं। पर हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, हमारी बॉडी की मेंटेनेंस करने के लिए हमारे पास में मेजर न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जो मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, किस तरह से डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हमारा न्यूट्रिशन ले सकते हैं। ठीक है, और न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हमारी बॉडी को क्या क्या फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं या उनका क्या पर्पज़ होता है। ओके।